नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो यह है, मैं आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं प्रदेश के उन तमाम मुद्दों के साथ जिनका विश्लेषण आपके लिए जरूरी होता है। पूरे आधे घंटे हम अलग अलग खबरों का तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी की होगी, जिसमें आपको बताएंगे कि 70+ के फॉर्मूले से पार्टी में खलबली क्यों है। इसके अलावा प्रदेश में डॉक्टरों की कमी क्यों है, आंकड़ों के साथ पूरी खबर आपको बताएंगे। तो वहीं बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ने की वजह क्या है, वहीं छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर दिग्गजों की मोर्चेबंदी के मायने क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश बीजेपी में 70+ के फॉर्मूले से खलबली मची हुई है। अगर ये लागू हुआ तो कई दिग्गज टिकट की रेस से बाहर हो जाएंगे। पार्टी के सामने इसे लागू करने में चुनौतियां क्या हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी में 70+ फॉर्मूले की चर्चा, दिग्गजों के टिकट पर खतरा। वैसे तो सियासत में नेताओं की उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बीजेपी टिकट के लिए 70+ फॉर्मूला की बात करती रही है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी 2023 में ये फॉर्मूला लागू करेगी। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के कई दिग्गज चुनावी रेस से बाहर हो जाएंगे। 2 कैबिनेट मंत्री, 13 विधायक 70 के पार के हो जाएंगे। फॉर्मूला लागू हुआ तो टिकट से वंचित रह जाएंगे। इसलिए पार्टी भी अभी खुलकर बोलने से बच रही है। देखिए, अभी तो कोई फार्मूला लागू होगा नहीं होगा, कौन सा फार्मूला बनेगा, कब बनेगा, ये सब चीजें जो है तय नहीं है। न कोई मानदंड मापदंड सुनिश्चित हुए हैं। और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड, वो तय करता है कि चुनाव के विषय में कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसको टिकट मिलेगा, क्या मानदंड मापदंड होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी में इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कोई न मानदंड मापदंड निर्धारित हुआ है। आगे भविष्य में संसदीय बोर्ड तय करेगा क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। जिसको बाहर करना उसको फार्मूले में ले आती, जिसको देना उसको फार्मूले के अंदर ले आती। पहले उन्होंने कहा कि 75+ वालों को हटाएंगे। सरताज सिंह बाबूलाल गौर की बड़ी चला दी और 83 साल के मुरलीधरन को टिकट दे दिया। येदियुरप्पा जो 84 साल के, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब जिनको हटाना था इस आड़ में हटा दिया। आप कह रहे परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा, जिला अध्यक्ष नहीं चलेंगे, 70 के बाद के नहीं चलेंगे। तो अभी भी जिसको देना होगा उसे योग्य बता दिया जाएगा। उसे कह दिया जाएगा कि भले जिला अध्यक्ष है, नेता का पुत्र है, लेकिन ये योग्य। और जिसको नहीं देना होगा उसको एजेंडे और नियम के अंतर्गत उसको परिवारवाद से जोड़ देंगे, जिला अध्यक्ष से जोड़ देंगे, 70 साल से जोड़ देंगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र, जिसको निपटाना हो उसको दायरे में ले लेते हैं, जिसको देना उसको दायरे के बाहर करके योग्य बता देते हैं। अब सवाल है कि 70+ के फॉर्मूले को लागू करने में चुनौतियां क्या है। तो दरअसल 2018 में कई दिग्गज चुनाव हारे थे। अपने इलाके में वो फिर से सक्रिय हैं। 2023 में उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा होगी। टिकट कटने की स्थिति में गुटबाजी की आशंका रहेगी। भाजपा चुनाव को लेकर के लगातार प्रयोग करती रही है, कर रही है, और उसमें एक एस्पेक्ट उम्र का भी है। बहुत पहले पार्टी निश्चय कर लिया था कि 75 वर्ष से ज्यादा जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो ऐसे पदों पे नहीं रहेंगे जहां पे आपको एक्टिव काम करने की जरूरत है। और देखा जाए उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई थी, जहां बाबूलाल गौर जो स्वर्गीय हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी उस उम्र के जो पैमाने हैं उसको, पैमाना है उसको नीचे ला रही है। और हो सकता है, और जैसा इंडिकेशन से मिल रहा है, कि अगले चुनाव में जो 2023 का मध्य प्रदेश में होने वाला है, पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे लीडर्स को, वर्कर्स को टिकट ना दे। हालांकि 2018 में भी पार्टी ने इस फॉर्मूले को लागू करने का दावा किया था। बावजूद इसके 70+ 9 नेताओं को टिकट मिला था। इनमें से 4 ही जीत पाए थे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी 70+ फॉर्मूले की बात क्यों करती है। तो इसके कई कारण हैं। मसलन 2018 तक पार्टी में पुराने नेताओं का दबदबा था। छत्रपों की मनमानी दिखती थी। नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था। दूसरी पीढ़ी तैयार नहीं हो पा रही थी, इसलिए पार्टी ने उम्र की पाबंदी लगाई।
हालांकि अभी तक ये बातों में ज्यादा दिखता रहा है, अमल में कम आ पाया है। बावजूद इसके 2023 में 70+ वाले नेताओं के लिए खतरे की घंटी तो है ही। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है और इसको लेकर अलग अलग तरह के फॉर्मूले भी तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब 70+ का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत कई ऐसे नेता हैं जिनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जिस भी नेता को हटाना होता है उसे लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार कर देती है। आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऐसे कितने नेता हैं और ऐसे कितने नेताओं को बीजेपी टिकट देती है। वीडियो अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि चुनाव के ट्रेंड तेजी से बदले हैं। उम्र दराज नेताओं को लोग नकार रहे हैं, युवा उम्मीदवार ज्यादा जीत रहे हैं, इसीलिए पार्टियों के सामने भी बड़ी मजबूरी है। वहीं मध्य प्रदेश में बाघों में आपसी संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की मौत से फिर से इसके संकेत मिले हैं। सवाल यह है कि क्या ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है या फिर रहने के लिए ही जगह कम पड़ रही है। बाघों में बढ़ रहा आपसी टकराव, रहने के लिए जगह का है अभाव। वैसे तो इस सवाल का जिक्र पहले भी होता रहा, लेकिन सतपुड़ा में 2 बाघों की मौत से ये फिर से सुलग रहा है। दोनों बाघों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आपसी संघर्ष में उनकी मौत हुई हो। अगर इस बात में दम है तो सवाल यह है कि आखिर आपसी टकराव क्यों हो रहा है। तो दरअसल मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है, घने वन कम होते जा रहे हैं, कोर एरिया में कमी आती जा रही है, बफर जोन का दायरा बढ़ता जा रहा है। मूवमेंट करने पर बाघ बफर जोन में आ जाते हैं, इससे उनकी जान को खतरा रहता है। जंगलों में रहने की जगह कम पड़ रही है। एक बाघ की टेरिटरी करीब 20 वर्ग किलोमीटर होती है। युवा नर बाघ 60 वर्ग किलोमीटर तक अपना अधिकार रखते हैं। कोई दूसरा बाघ टेरिटरी में जाता है तो बाघों में आपसी संघर्ष की नौबत आती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 2 दिन में 3 बाघों की मौत हुई है। 3 महीने में 12 की मौत हुई। बाघों की मौत के मामले में प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, यदि आप बाघों के संरक्षण की बात करेंगे, जो स्टेटस मध्य प्रदेश राज्य के पास था बाघों का राज्य का, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि क्षीण होने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वन संरक्षण पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और जितना वन संरक्षण की आवश्यकता है या जितने फॉरेस्ट बेल्ट की आवश्यकता है, फॉरेस्ट रिजर्व की आवश्यकता है, उतनी रिजर्व नहीं है। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, प्रजनन बढ़ रहा है बाघों का, उनमें जो आपसी फाइट होता है बाघ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो बढ़ रहा है। उसी कारण से मुझे लग रहा है कि बाघों की आपस में इस प्रकार से संघर्ष में हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अब सरकार यदि संज्ञान लेगी और उस क्षेत्रफल को बढ़ाएगी तो उनके लिए क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अलग अलग हैबिटेट में वो लोग जीवित रह पाएंगे। और सरकार को ये संज्ञान लेना है कि अपने नेशनल पार्क का अच्छे से संरक्षण करे और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाए। ठीक है, सरकार सचेत है इस मामले में और निरंतर प्रयास कर रही है। अब लेकिन ये जानवर हैं, जानवरों की अपनी टेरिटरी अपनी इच्छा के अनुसार होती है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को जो क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट का क्षेत्र है, उसको बढ़ाना चाहिए और उसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये घटना जो हुई है उससे सरकार और ज़्यादा सचेत होगी और निश्चय ही इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर आपसी टकराव रोकने के लिए क्या करना होगा। तो जंगलों में अवैध कटाई रोकनी होगी, इंसानों की आवाजाही कम करनी होगी, टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ानी होगी, कुछ टाइगर रिजर्व को मिलाकर कॉरिडोर बनाना होगा। इससे बाघों को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी, इससे वो दूसरे की टेरिटरी में भी नहीं जाएंगे और उन्हें पर्याप्त जगह भी मिलेगी। मेन अगर देखा जाए कि जो अभी रिसेंट में जिन टाइगरों की डेथ हुई है वो दोनों के दोनों जुवेनाइल्स थे, मतलब उनकी एज ज़्यादा नहीं थी जो है। और कैट फैमिली का जो जनरल फिनोमेना है, जनरल टेंडेंसी है, उसमें मेल जो है छोटे बच्चों को किल कर देता है जो है। इसलिए जंगल में जब भी मैटिंग होती है कैप्टिव में जो है तो फीमेल उन बच्चों को लेके बहुत दूर चली जाती है। उन बच्चों की केयर टेकिंग का काम, परवरिश का काम वो फीमेल ही करती है। लेकिन इस बीच में अगर कोई दूसरा मेल आ गया होगा वहाँ पे उस टेरिटरी में जो है
तो ये चांस बन सकता है कि उस मेल के दौरान बच्चों को घायल कर दिया और इस कारण से उनकी डेथ हुई है। अब रोकने के लिए तो जो है मेन जो अपने नेशनल पार्क जो अभ्यारण्य हैं जितने भी बने हुए हैं उनमें ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। उसके आसपास जो सेटलमेंट्स हैं या गांव जो बसे हुए हैं उनको थोड़ा विस्थापन की आवश्यकता है कि उनको विस्थापित करके उनकी जगह पर बढ़ा दें। जब जंगल बढ़ जाएंगे, जगह बढ़ जाएगी तो जानवर को प्रॉपर स्पेस मिलेगा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2009 में 300 बाघ थे, 2010 में 257, 2014 में 308, 2018 में बाघों की संख्या 526 थी और ताजा गणना में बाघों की संख्या 700 से ज्यादा हो सकती है। ट्रेंड ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के जंगल बाघों को भाते हैं, यहाँ उन्हें अनुकूल माहौल मिलता है। इसी वजह से बाघों की संख्या अब कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर वन विभाग और सरकार को तेजी से काम करने की जरूरत है। सामान्य तौर पर जानवरों में झगड़े तब होते हैं जब एक दूसरे के इलाके में घुस जाए और मध्य प्रदेश में टाइगरों में आपस में झगड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके रहने के लिए आधी जगह भी नहीं बची है। अगर इसी तरह प्रदेश के टाइगर स्टेट के बाघ आपस में लड़कर मरते रहे तो मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ये तमगा बचाए रखने के लिए सरकार को अब प्रदेश का वन्य क्षेत्र बढ़ाना होगा जिससे कि टाइगर आसानी से भ्रमण कर सके और प्रदेश में सुरक्षित रह सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बाघ की होम रेंज 100 वर्ग किलोमीटर तक हो सकती है। एक दिन में बाघ इतनी दूरी तय कर सकता है। ऐसे में जंगलों का कम होना खतरे की आहट है। टेरिटोरियल फाइट की बड़ी वजह भी यही है।